हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर 1 डिस्कस करा था, उसमें हम लोगों ने बात करा था कि इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा, ब्रिटिशर्स के टाइम पे आज़ादी से पहले हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी थी, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ा था, हमारा किस एक्सटेंट तक एक्सप्लॉइटेशन हो चुका था। ये सब बातें हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे। अब उसी प्रॉब्लम्स को बेसिक बना के हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, ये सबसे दो बड़ी प्रॉब्लम थी। तो उन्हीं दो प्रॉब्लम्स को बेसिक बनाते हुए, उन्हीं को सॉल्व करते हुए जिस तरह की पॉलिसीज़ का फॉर्मेशन हुआ हमारे 1950s के टाइम पे जो गवर्नमेंट थी, किस तरह की उन्होंने पॉलिसीज़ का फॉर्मेशन करा, तो ये चैप्टर 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे 1950 टू 1990 की। तो 1950 से 1990 तक ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि 1990s जब ख़त्म होगा तो आप थर्ड चैप्टर में देखेंगे हमारी पॉलिसीज़ में ड्रास्टिक चेंज आता है। जहां हमारी पॉलिसी सोशलिस्ट होती है, वो कैपिटलिज्म की तरफ आगे बढ़ेगी। खैर वो जब थर्ड चैप्टर में हम लोग प्रोसीड करेंगे तो 1990s के बाद की स्टोरी हम लोग थर्ड चैप्टर में देखेंगे। अभी हमारा फोकस रहेगा 1952 से 1990 तक इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में क्या रहा। तो जैसा कि आज़ादी हमें मिल चुकी थी, आज़ादी के बाद हमारे कंट्री की कंडीशन खासा अच्छी नहीं थी। लिटरेसी रेट हमने लास्ट पिछले चैप्टर में पढ़ा 16% था। मोर देन 70% जो हमारी पॉपुलेशन थी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। एग्रीकल्चर में पॉपुलेशन भी ज़्यादा इन्वॉल्व थी, प्रोडक्टिविटी भी कम थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में आपको जो पे था वो भी कम मिलता था। ऊपर से ज़मींदारी जैसे सिस्टम थे जहाँ पे जो आपका किसान था, जो कल्टीवेटर था, उसको ना के बराबर इनकम मिलती थी। तो इन सब प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए जो हमें जिस तरह की पॉलिसीज़ की ज़रूरत थी, वो एक वेलफेयर नेशन बनाने की ज़रूरत थी, तो एक वेलफेयर पॉलिसी की ज़रूरत थी। तो उसी के लिए कई मॉडल्स डिस्कस किए गए, जैसे कि एक कैपिटलिज्म का मॉडल होता है। ये देखिए टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, एक होता है आपका इसमें कैपिटलिस्ट मॉडल, एक होता है आपका ये सोशलिस्ट मॉडल, एक होता है मिक्स इकोनॉमी। तो तीनों इकोनॉमी किस पर डिपेंड करती हैं, ये आपका निर्भर करता है इन तीन सवालों से कि व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस इन द कंट्री, हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस्ड, एंड हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। यानी पहला सवाल कि कैसी सर्विसेज कंट्री में प्रोड्यूस करना चाहिए। अगर कैपिटलिज्म वाली कंट्री होगी तो वो कौन से गुड्स प्रोड्यूस करेगी जो कि जिससे उसे प्रॉफिट हो। ऐसे तो गुड्स वो कोई प्रोड्यूस नहीं करने वाले जिसमें उनको प्रॉफिट ना हो। और हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, कितनी लेबर की ज़रूरत है, उस लेबर के लिए लॉस कैसे होना चाहिए। तो ये सब दूसरे सवाल में काउंट होता है। तीसरा सवाल होता है हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। अब लोगों में जो हमने प्रोडक्शन करा है तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। जैसे कि अगर एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करें तो गुड्स प्रोड्यूस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल नीड बट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल कैन अफोर्ड एंड आर विलिंग टू परचेज। यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसमें निर्भर नहीं कर रहा है कि लोगों को ज़रूरत क्या है, इस पर निर्भर कर रहा है कि वो अफोर्ड क्या कर सकते हैं। जैसे एक मोबाइल फ़ोन कंपनी है, एक जाहिर सी बात है एक प्राइवेट कंपनी ही होगी, तो प्राइवेट कंपनी होगी तो वो महंगे मॉडल्स जो बनाएगी तो वो ये सोच के तो नहीं बनाएगी कि अगर हम अच्छी टेक्नोलॉजी का फ़ोन एक गरीब बच्चे को देंगे तो वो हो सकता है उसको यूज़ करे, ऑनलाइन कोचिंग से पढ़े, कंट्री को वेलफेयर प्रोवाइड करे। उससे तो उन्हें मतलब नहीं, उनको इससे मतलब है कि उनके मोबाइल फ़ोन के लिए कौन ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे करेगा। तो ये पार्ट हो जाता है आपका हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये बॉक्स 2.1 में आप इसको और क्लियरली पढ़ सकते हैं। तो पहला था कैपिटलिज्म, दूसरा था सोशलिज्म, एक तीसरा था मिक्स इकोनॉमी। कैपिटलिज्म में अगर ब्रॉड व्यू में बात करें तो जितना भी प्राइवेट वर्क है, जितनी भी कंपनीज होंगी वो प्राइवेट होनी चाहिए, गवर्नमेंट ओन ना करे किसी भी कंपनी को। वो हो गया कैपिटलिज्म का मॉडल। दूसरा मॉडल होता है सोशलिज्म का, जितनी भी ज़मीनें, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो गवर्नमेंट ओन करे। तो ये हो गया आपका सोशलिज्म का मॉडल। तीसरा मॉडल होता है मिक्स इकोनॉमी, यानी
सिलेक्टिवली, यानी कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जो गवर्नमेंट ओन करेगी और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जो प्राइवेट प्लेयर्स को दे दी जाएंगी। फॉर एग्जांपल 1950s में जो सीमेंट इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, ये सब प्राइवेट को भी दी गई थी। और इसके अलावा कुछ ज़्यादातर इंडस्ट्री, जैसे यहाँ तक कि टेलीकॉम इंडस्ट्री भी वो गवर्नमेंट ओन थी। BSNL आपने सुना ही होगा, वो गवर्नमेंट ओन थी। उस टाइम प्राइवेट प्लेयर्स को परमिशन नहीं थी कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में अप्लाई कर पाएँ। अभी भी कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे प्राइवेट कंपनीज की एंट्री बंद है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर पावर प्लांट कोई प्राइवेट कंपनी नहीं लगा सकती क्योंकि उन्हें लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसी तरह से बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे एविएशन सेक्टर, उसमें आपके प्राइवेट प्लेयर्स अलाउड हैं। और अगर मान लीजिए सारे प्लेन्स अगर गवर्नमेंट खरीद ले, गवर्नमेंट ओन कर ले, तो वो सोशलिज्म की निशानी हो जाएगी। और सारे ही प्लेन्स अगर प्राइवेट कंपनीज के हाथों में हो जाएं तो वो एक तरीके की कैपिटलिज्म की कंडीशन होती है। ठीक है, तो कैपिटलिज्म जहाँ पे सब प्राइवेट हो, सोशलिज्म जहाँ पे सब गवर्नमेंट ओन्ड हो। तो इसी के बीच में एक रास्ता निकाला गया मिक्स इकोनॉमी का। ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे कुछ चीज़ें प्राइवेट भी होंगी और जहाँ पे कुछ चीज़ें सरकारी भी होंगी। तो ये मॉडल हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को बहुत पसंद आया था कि सोशलिज्म उनको थोड़ा सा उनका जो इंक्लिनेशन था वो सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा था। वो सोशलिज्म को ज़्यादा प्रेफर करते थे कंपेयर टू कैपिटलिज्म, क्योंकि कैपिटलिज्म सिर्फ प्रॉफिट पे काम करता है, लोगों के वेलफेयर पे काम नहीं करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप डिफरेंस की बात करें तो मान लीजिए कोई रेलवेज है, रेलवेज अभी गवर्नमेंट ओन्ड है, और अगर ये प्राइवेट हो जाएगी तो कई ऐसे छोटे छोटे स्टेशन हैं जहाँ पे सिर्फ 1 या 2 पैसेंजर होंगे, बट गवर्नमेंट चला रही क्योंकि वो 1 या 2 पैसेंजर के भी वेलफेयर की सोच रही है। बट अगर वहीं प्राइवेट कंपनी आ जाए तो वो 1-2 पैसेंजर के लिए एक अलग से स्टेशन नहीं बनाएगी। तो वहाँ पे ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के वेलफेयर को डिस्कस नहीं करा जा रहा है, वहाँ पर सिर्फ आपको ये देखा जा रहा है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट बनाना है। तो इस तरह के मॉडल को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खारिज कर दिया और वो सोशलिज्म की तरफ आगे बढ़े। बट पूरी तरह से सोशलिज्म के भी वो अंगेज थे, जैसा कि उन्होंने सोवियत यूनियन में देखा। तो अब इसलिए रास्ता निकला कि हम लोग मिक्स इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमी को बढ़ाना है, इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है, उसके लिए एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बनाया गया 1948 में, जस्ट 1 ईयर आफ्टर द इंडिपेंडेंस। और एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948 आपका बनाया गया था, जो कि और उसके अलावा DPSPs जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको रिफ्लेक्ट करता हुआ एक इकोनॉमी हमने बनाई थी। यानी जो मिक्स इकोनॉमी का आइडिया था वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन को भी रिफ्लेक्ट कर रहा था और आपका DPSPs को भी रिफ्लेक्ट कर रहा था। अब पॉलिसी बनानी है, प्लान बनाना है, तो प्लान बनाने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। तो उस कमेटी का नाम था प्लानिंग कमीशन। तो उस प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान्स का एरा शुरू किया, यानी हर 5 साल का एक टारगेट बना लिया। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग पर डे का या पर मंथ का या पर वीक का एक प्लान बनाते हैं कि इस टाइम में हमको इतना काम कंप्लीट कर लेना है। तो उस टाइम गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसी प्लान्स बनाए कि हर 5 ईयर्स में हमको इतना काम कंप्लीट कर लेना है, गिवन विद द रिसोर्सेज। जितने हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें से हमें इतना पोर्शन काम कंप्लीट कर लेना है। तो ये 5 ईयर प्लान्स थे। 5 ईयर प्लान्स का आइडिया कहाँ से आया था? ये आपका USSR से आया था। ठीक है, अब 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये जिम्मेदारी आपकी प्लानिंग कमीशन थी। ऑल्दो प्लानिंग कमीशन तो ख़त्म हो गया है, इसकी जगह नीति आयोग आ गया है, वो आपका पॉलिटी का पार्ट है। ओके, तो गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान्स क्या थे? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी। अब देखिए ये 4 गोल्स हैं जो मोटा माटी आपको देख के समझ में आ रहा होगा। इकोनॉमी बढ़ाना है, अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना है, सेल्फ रिलायंट बनना है, सारी प्रोडक्शन खुद ही करनी है, इक्विटी यानी ईच एंड एवरी पर्सन की वेलफेयर होनी चाहिए। तो ये सब गोल्स पूरे करने हैं। बट क्या हमारे रिसोर्सेज इतने अवेलेबल थे? क्या हमारे पास इतना पैसा था कि हम ये सारे गोल्स को पूरा कर पाएँ? तो हमारे पास उतने रिसोर्सेज तो नहीं थे।
तो हमारा मेन टारगेट ये रहता था कि एक बार में एक गोल को उठा लें, उसको पूरा करने की कोशिश करें, या फिर जो भी पॉलिसी बनाएं उस पर ध्यान ये रखना है कि ये चारों गोल्स पे निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। अगर बढ़ भी ना रहा है मान लीजिए कोई गोल, तो ऐसा ना हो कि उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़े। ग्रोथ भी होनी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी, यानी एक तरीके का ये एक डायरेक्शन बन गया था कि इस डायरेक्शन में हमें अपनी इकोनॉमी को लेके जाना है। जैसे पॉलिसीज पॉलिटी में क्या डीपीएसपीज बने ना, डीपीएसपीज आपके डिसाइड करते हैं कि किस डायरेक्शन में अपनी कंट्री की पॉलिसीज को लेके जाना है। उसी तरह से इकोनॉमी को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, ये आपकी ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी पे डिपेंड करता था। वन बाय वन अगर हम देखें, ग्रोथ यानी कि कंट्री में जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना, गुड्स की भी और सर्विसेज की भी। गुड्स में तो आपको पता है जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, और सर्विसेज में आपका जैसे जो प्रोफेशंस होते हैं, लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको बुखार आता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या दे रहा है आपको, अपनी सर्विस दे रहा है। तो ये सर्विस सेक्टर होता है, ये सबसे टॉप क्लास सेक्टर होता है किसी भी कंट्री का। किसी भी कंट्री की ग्रोथ देखनी है तो आपको ये देखना पड़ेगा उसकी कितनी परसेंट जनता प्राइम एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस सेक्टर में कूद रही है। ठीक है, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी की लास्ट टाइम भी हमने बात करी थी कि इसका इंडिकेटर होता है, क्या होता है, जीडीपी। ठीक है, कितना कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है उसको कौन मेजर करता है, जीडीपी। तो जीडीपी से हम पता करते हैं कंट्री में ग्रोथ क्या हो रही है। अब ग्रोथ से पहले एक टॉपिक है स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। जैसे अभी जो मैंने आपसे कहा था कि किसी भी कंट्री में डिसाइड करना हो कि कंट्री कितना ग्रो कर रहा है, तो हम ये देखते हैं कितना परसेंट पॉपुलेशन उसकी एग्रीकल्चर में है, कितना मैन्युफैक्चरिंग में है, कितना सर्विस सेक्टर में है। क्योंकि सर्विस सेक्टर हाईएस्ट पेड सेक्टर माना जाता है, तो जितने ज़्यादा लोग सर्विस सेक्टर की तरफ जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारी कंट्री में ग्रोथ मानी जाएगी। तो इसी कंपोजिशन को कि किस पार्ट में, कि मैन्युफैक्चरिंग में कितने, एग्रीकल्चर में कितने और सर्विस में कितने, इसी कंपोजिशन को हम लोग स्ट्रक्चरल कंपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में एक पार्ट तो है कि आपको जो टेक्नोलॉजीज है उनको इम्प्रूव करना है। अब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करने से आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप पुरानी मशीन उठा के अगर नई मशीन लगाएंगे तो जाहिर सी बात है आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगर आप 1 घंटे में मान लीजिए 40 प्रोडक्ट बना रहे थे और वहीं टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करके आप 400 प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, तो यानी आपकी वो ग्रोथ भी तो बढ़ रही है। यानी कहीं ना कहीं ये सब एक दूसरे से लिंक भी है। ये मॉडर्नाइजेशन बढ़ेगा तो ग्रोथ भी बढ़ेगी। ठीक है, और मॉडर्नाइजेशन का एक दूसरा एस्पेक्ट है सोशल एस्पेक्ट, यानी कि modernization does not refer only to the use of new technology but also to change in the social outlook। यानी जो सोशल आउटलुक है उसको भी चेंज करा जाना चाहिए। यानी कि रिकॉग्निशन दैट वीमेन शुड हैव द सेम राइट्स एज मैन, यानी कंपनी में विमेन को मैन के जितने राइट्स मिलने चाहिए। उनकी जो पे है, अगर स्किल्स दोनों में बराबर हैं तो दोनों की पे भी इक्वल होनी चाहिए। तो ये सोशल एस्पेक्ट में भी मॉडर्नाइज होने की ज़रूरत है, तभी हमारी कंट्री को और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। तीसरा फैक्टर है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस की तो ऐसी बात है, जब हमें आज़ादी मिली थी तो हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही था कि हम अपने आप को सेल्फ रिलायंट करें, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में जो भी हमें ज़रूरत पड़े, जो भी हमारी कंट्री की डिमांड है, कार की डिमांड है, कार की डिमांड है, या फिर आपके सुई से लेकर प्लेन तक की डिमांड है, तो ये कोशिश यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम खुद मैन्युफैक्चर करें, बाहर से इंपोर्ट कम करें। क्योंकि अगर हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो आप खुद सोचिए, किसी कंट्री की मान लीजिए मोनोपोली है उस प्रोडक्ट में, तो अब जैसे मान लीजिए पेट्रोल हम कहाँ से लेते हैं, गल्फ से लेते हैं। तो मान लीजिए अब उन्होंने मोनोपोली कर ली और पेट्रोल की तो ज़रूरत है, उसके बगैर हमारी इकोनॉमी रन नहीं कर सकती। और उस पेट्रोल को अगर हमें गल्फ से लेना है तो उसके लिए हम अगर आपको कैसे अगर देखा जाए तो हाँ ऐसे समझिए कि गल्फ कंट्री से हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं। अगर क्रूड ऑयल वो देने से हमें मना कर दें या फिर कोई शर्त रख दें
कि अगर आपको अपने कंट्री में पॉलिसीज़ में ऐसे चेंज करना पड़ेगा, तो क्या हम उसको एक्सेप्ट करेंगे? वो हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ होगा, और ऐसा हम नहीं करेंगे तो हमें क्रूड ऑयल नहीं मिलेगा, क्रूड ऑयल नहीं मिलेगा तो हमारी इकोनॉमी नहीं रन करेगी। तो कहीं ना कहीं दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट हमारी अपनी कंट्री की इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमें कहीं ना कहीं उन उनके ऊपर निर्भर कम करना पड़ेगा, तो अपने आप को सेल्फ रिलायंस बनाना पड़ेगा। अब जहाँ तक क्रूड ऑयल की सवाल है, तो उसमें तो हम सेल्फ रिलायंस ज़्यादा नहीं कर सकते, कुछ हद तक कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके, या फिर अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करके, कि सिर्फ हम जो पेट्रोल है गल्फ से ना लेके और भी कंट्रीज़ हैं यूएसए से लें, कुछ अफ्रीका की भी कंट्रीज पेट्रोल एक्सपोर्ट करती हैं वहाँ से लें, तो और भी तरीके हैं। बहरहाल इसमें कुल मिला के मेरे को कहने का मतलब यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कंट्री में ही मैन्युफैक्चरिंग की जाए, या फिर इंपोर्ट कम से कम रखा जाए, तो इसी को सेल्फ रिलायंस कहते हैं। अब सेल्फ रिलायंस के बाद होता है इक्विटी। इक्विटी में सिर्फ इतना ही मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन को जो भी आपको पे करना है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी, वो हर एक पर्सन तक पहुँचे। कि अगर मान लीजिए हम सबको बराबर से देने लगे, तो जो अमीर पर्सन है उसके पास भी उतना ही पहुंच रहा है, और एक गरीब पर्सन के पास भी उतना ही पहुंच रहा है, तो जो एक अमीर और गरीब के बीच में डिफरेंस है वो कम नहीं हो रहा है। इक्विटी में हमारा टारगेट रहता है जो रिच और पुअर पर्सन के बीच का डिफरेंस है उसको हम कम कर दें। तो वो कब कम होगा? जब हम रिच को कम दें, पुअर को ज़्यादा दें। ठीक है, तो ये इक्विटी का मतलब रहता है। अब नेक्स्ट पार्ट इज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में तो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने देखा था कि ज़मींदारी सिस्टम था, लैंड सेटलमेंट, रेवेन्यू सेटलमेंट की बात करी थी। तो उसी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने दो काम करे थे, लैंड रिफॉर्म्स और लैंड सीलिंग। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स में क्या करा था? चेंज इन द ओनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग्स, यानी जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, बिल्कुल बुरी तरह से ख़त्म कर दिया था। अब जो भी आपका जो ज़मीन है वो वहाँ के जो किसान थे, वहाँ के जो कल्टीवेटर्स थे, उसकी ओनरशिप उनके हाथों में दे दी गई। अब इससे क्या होगा? अब ओनरशिप उनके हाथों में आ गई, तो अब जितना भी वो प्रॉफिट अर्न करेंगे अब वो सब उन्हीं का होगा। अब उन्हें किसी जमींदार को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी, और उसके साथ साथ जब उनके पास पैसा बचेगा, जो जमींदार को टैक्स देते थे वो बचेगा। अब उस टैक्स के पैसे को यूज़ करके वो अपने एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। दूसरा था लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग क्या था? कि एक फिक्स कर दिया था कि सर्टेन एरिया से ज़्यादा किसी के पास भी ज़मीन नहीं हो सकती। अगर उससे ज़्यादा एक सर्टेन मान लीजिए कि कर दिया किसी के पास 100 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन नहीं होगी फॉर एग्जांपल, तो 100 हेक्टेयर से ऊपर अगर मान लीजिए किसी की ज़मीन है भी, तो उस मान लीजिए किसी के पास 120 हेक्टेयर्स है, तो उसमें से 20 हेक्टेयर्स बाकी अदर कल्टीवेटर्स में बांट दिया जाएगा, लेकिन किसी भी पर पर्सन के पास 100 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन नहीं रह जाएगी। तो ये दो अच्छे कानून थे, बहुत कुछ बदल सकते थे। इक्विटी का एक कानून था कि सबको बराबर का हक मिले, बट क्या हुआ यहाँ पर जो बड़े ज़मींदार थे उनको ये बात रास नहीं आई, और उन्होंने कुछ ना कुछ लूप होल्स निकाल लिए लेजिस्लेशन में जिससे वो बच सके। पहला तो काम उन्होंने क्या, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनमें चैलेंज करते गए, तो उसकी वजह से उस पर स्टे लगता गया, और उसके बाद इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी इस लेजिस्लेशन की वो डिले होती गई। और दूसरा वो क्या करते थे अपने रिलेटिव्स के, जैसे मान लीजिए अगर किसी के पास 120 हेक्टर्स है तो 100 तो वो खुद रखेगा, 20 हेक्टर्स वो किसी ना किसी तरीके से अपने ही किसी रिलेटिव के नाम करा लेगा, तो अल्टीमेटली वो रहेगा तो उसी के पास। तो इस तरह से भी लोगों ने लूप होल्स निकालना शुरू किए थे। तो ये उस हद तक जिस हद तक इसको सोचा गया था ये काम करेगी, तो वहाँ तक तो ये नहीं पहुँच पाई थी। बट फिर भी कुछ स्टेट से जैसे केरला एंड वेस्ट बंगाल, उन्होंने बहुत एग्रेसिवली इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंट करवाया था, तो इसका इम्पैक्ट केरला वेस्ट बंगाल में काफ़ी देखने को मिला। और एक बहुत अच्छा पार्ट है इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारे एग्रीकल्चर को काफ़ी हद तक बदला था। जहाँ पर हमारे पास खुद का डिमांड हम नहीं पूरा कर पा रहे थे, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम अपना भी डिमांड पूरा कर पा रहे थे और एक्सपोर्ट भी करने लगे थे।
तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने करा क्या था, हमने टेक्नोलॉजी का चेंज करा था। टेक्नोलॉजी में क्या चेंज करा, हमने जो हमारे सीड्स थे वो बदले। अब हम लोग HYV सीड्स यूज़ कर रहे थे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। तो ये सीड्स क्या थे, ये सीड्स आपकी जो प्रोडक्टिविटी थी उसे बढ़ाते थे, और उसके साथ साथ आपके फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। HYV सीड्स यूज़ करने शुरू कर दिए थे, और हमने फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स भी यूज़ करने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ा ली थी। बट अब यहाँ पे भी एक डिस्टेंस बन सकता था, क्योंकि जो अमीर लोग होंगे वो आराम से ये सीड्स और फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स खरीद लेंगे, तो वो तो अपनी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ा लेंगे। बट एक जो गरीब किसान है वो तो ये सब अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो वो तो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या शुरू किया, गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना शुरू किया फर्टिलाइजर्स पे, HYV सीड्स पे, ठीक है। तो सब्सिडी दी, तो जो पुअर फार्मर्स थे उन्होंने भी अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाया। बढ़ाने के बाद अब वो मार्केटेड सरप्लस कैटेगरी में आ गए थे, यानी अब जो उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो था वो मार्केट में बिकने लगा था। यानी पहले वो इतना भी पूरा नहीं कर पाते थे कि सिर्फ अपना कंजम्पशन कर पाएँ, अब वो अपने कंजम्पशन के अलावा इतना प्रोड्यूस कर रहे थे कि वो मार्केट में भी जाके बेच रहे थे, ठीक है। तो ये होता है मार्केटेड सरप्लस। तो अब चूंकि सब्सिडी देना शुरू कर दिया था, हम मार्केटेड सरप्लस भी अचीव कर लिया था, तो अब सवाल उठने लगे क्या अब हमें सब्सिडी कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक तरफ तो ये कहता था कि सब्सिडी हम देते हैं तो फर्टिलाइजर्स की कंपनीज को फ़ायदा होता है, क्योंकि सब्सिडी हम किसको दे रहे हैं, फर्टिलाइज़र की कंपनी को, कि आप अपना प्रोडक्ट बेचिए लेकिन सस्ते में बेचिए। मान लीजिए अगर 100 रुपये का फर्टिलाइज़र है तो आप 60 में या 50 रुपीज़ में एक किसान को बेचिए, आपके जो 50 रुपीज़ हैं वो गवर्नमेंट पे करेगी। तो इसको अल्टीमेटली एक फ़ायदा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की कंपनीज़ को भी हो रहा है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट भी तो ज़्यादा बिक रहा है, क्योंकि पहले सिर्फ अमीर किसान लेते, अब जो पुअर फार्मर्स हैं वो भी खरीदेंगे। तो एक लॉजिक तो ये कहता है कि इसमें फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की कंपनीज भी प्रॉफिट उठा रही हैं, तो अगर वही फ़ायदा अगर हम किसानों को डायरेक्ट पहुंचाएं, सब्सिडी इस तरह की बंद कर देनी चाहिए। और एक लॉजिक कहता है कि अभी भी कई किसान बहुत ज़्यादा पुअर हैं और वो इतने इनपुट्स को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बगैर सब्सिडी के बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, तो सब्सिडी हटाने से इनइक्वालिटी फिर से बढ़ जाएगी। तो ये डिबेटेबल टॉपिक है, आप और सोचिएगा इसके बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री एंड ट्रेड की। तो इकोनॉमिस्ट हैव फाउंड दैट पुअर नेशंस कैन प्रोग्रेस only if they have a good industrial sector. Industry provides employment which is more stable than the employment in agriculture. It promotes modernization and overall prosperity. यानी कि इकोनॉमिस्ट का ये मानना था कि सिर्फ एग्रीकल्चर में रह के आप कंट्री की डेवलपमेंट को नहीं बढ़ा सकते हैं, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी। इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करेंगे तो इंडस्ट्री होगी तो लेबर लगेगी, लेबर होगी तो उसको पेमेंट मिलेगी। तो इससे हर एक जो एग्रीकल्चर में ज़्यादा पॉपुलेशन लगी हुई है, जहाँ पर इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो जो अनरिक्वायर्ड पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर की वो इंडस्ट्री में आएगी, तो उससे उनकी इनकम बढ़ेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी तो कंट्री तरक्की करेगी। तो ये इस तरह के लॉजिक्स होते हैं। तो इकोनॉमिस्ट ने ये कहा था कि एक इंडस्ट्रियल सेक्टर को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा भी देना पड़ेगा, मॉडर्नाइजेशन भी करना पड़ेगा, तभी प्रोस्पेरिटी आएगी, ठीक है। तो पहला तो पार्ट आता है मार्केट एंड स्टेट इन इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो व्हाट शुड बी द रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो अब गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल होना चाहिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। जो इंडियन इंडस्ट्रीज इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनके पास कैपिटल नहीं था कि वो एक नई नई इंडस्ट्रीज लगा पाएँ। अब जैसे मान लीजिए जब हमें आज़ादी मिली तो
बहुत से ऐसे सेक्टर्स थे जहाँ पर नहीं हमारे पास इतने अमीर लोग थे जो एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर पाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी पीएसयूज क्रिएट किए ताकि वो पीएसयूज लोगों की डिमांड को पूरा कर सकें। और उसके बाद जब वो पीएसयूज चलने लगे तो उसके बाद लिबरलाइजेशन हो गया, वो आगे की कहानी है। तो मेन बात ये है कि एक रीज़न ये भी है कि गवर्नमेंट ने अपने बिजनेसेस क्यों शुरू किए, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ क्यों ओन करी, गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्यों खोली। क्योंकि उस टाइम हमारे पास इतने इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे जो ज़्यादा पैसा लगा पाए, ठीक है। तो और ना ही हमारे पास मार्केट इतना बड़ा था कि अगर मान लीजिए कोई लोन लेके जैसे भी इंडस्ट्री लगा ले तो वो इंडस्ट्री कितनी चलेगी। अब गवर्नमेंट तो रिस्क ले सकती है, ठीक है, लेकिन एक इंडस्ट्री का कोई इंडिविजुअल पर्सन इतना रिस्क नहीं लेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट को सपोर्ट करना ज़रूरी था। तो स्टेट हैड टू प्ले एन एक्सटेंसिव रोल इन प्रोमोटिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर। पॉलिसी ऑफ द स्टेट कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ सेकेंड 5 ईयर प्लान पुट इट। तो इसी पॉलिसी को स्टेट कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी, यानी जो स्टेट ने इकोनॉमिक के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाई थी वो सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान में मिलता है। अब जो प्राइवेट सेक्टर की पॉलिसीज थी वुड हैव टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू दोज ऑफ द पब्लिक सेक्टर विद द पब्लिक सेक्टर लीडिंग द वे। यानी उस टाइम हमारे जो इंडिविजुअल इंडस्ट्रियलिस्ट थे इतने पावरफुल नहीं थे, कुछ थे टाटा जी जैसे, लेकिन ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। तो इसीलिए लेकिन किसी को तो आगे बढ़ाना था, इंडस्ट्री तो चलानी थी, नहीं तो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर आता है, यहाँ पे गवर्नमेंट हेल्प करती है, गवर्नमेंट अपने पब्लिक सेक्टर बनाती है और वो इंडस्ट्रीज़ के लिए लीड करते हैं। उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, उन्हीं पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए प्राइवेट सेक्टर को भी आगे बढ़ना था, ठीक है। उसी के लिए अब पहले हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, अब आया है इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, ठीक है। सेकेंड 5 ईयर प्लान पे बेस था। ट्राई टू बिल्ड द बेसिस फॉर ए सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, यानी जो भी कंपनीज बनाई जा रही थी वो सोशलिस्ट पैटर्न पे बनाई जा रही थी। वही मिक्स्ड इकोनॉमी वाली बात है, 3 कैटेगरीज, ऐसी इंडस्ट्री जो कि कम्प्लीटली स्टेट यानी गवर्नमेंट ओन करेगी। दूसरी, प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट सेक्टर, यानी एक गवर्नमेंट की कंपनी होगी बट उसमें कुछ पोर्शन पब्लिक सेक्टर का भी होगा, जैसे शेयर, जैसे पीएसयूज हैं, पीएसयूज में मान लीजिए मोर देन 50% गवर्नमेंट का शेयर होता है, बाकी कुछ परसेंट प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व होता है। और तीसरी, इंडस्ट्रीज जो कि टोटली प्राइवेट होती हैं, ठीक है। तो जो प्राइवेट सेक्टर्स था उसमें उनके लिए इंडस्ट्री खोलना मुश्किल भी था। मुश्किल ऐसे था कि उस टाइम एक सिस्टम चलता था जिसे हम कहते हैं लाइसेंस राज, अ सिस्टम ऑफ लाइसेंसेस। यानी अगर आपको कुछ भी नया इंडस्ट्री खोलना है तो आपको एक गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, और उसके साथ साथ लाइसेंस तो लेना ही पड़ेगा और आपको एक डिफाइन बताना पड़ेगा कि आप कितना प्रोडक्शन करने वाले हैं, और अगर आप वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो फिर उसके लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट को उस टाइम इतना ध्यान रखना पड़ता था कि कहीं प्रोडक्शन कंट्री की डिमांड से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा ना हो कि कहीं जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए। क्योंकि उस टाइम हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम था बहुत रिस्की था, बहुत मजबूत नहीं था कि हम ज़्यादा शॉक्स को झेल पाएँ। तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाता था कि कंपनीज कितना प्रोड्यूस कर रही हैं, उसी हिसाब से उनको लाइसेंस दिया जाता था। अब लाइसेंस सिस्टम के अपने कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे कि वो लाइसेंस सिस्टम से लोगों को परेशानी होती थी कि एक प्राइवेट कंपनी वाला है, अब उसका काफ़ी टाइम तो सिर्फ लाइसेंस लेने में चला जाता था। अब लाइसेंस भी आप सोचिए ऐसे लोगों को ज़्यादा मिलेगा जिनका गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। और लाइसेंस देने का सिस्टम ये भी था कि आपकी रीजनल इक्वालिटी बढ़े, यानी ऐसे गांव के एरियाज, ट्राइबल एरियाज जहाँ पे कोई भी बिजनेस नहीं है, तो अगर आप वहाँ पर जाके अपना बिजनेस खोलते हैं, अपनी कंपनी खोलते हैं, तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका लाइसेंस मिले, ठीक है। It was easier to obtain a license if the industrial unit was established in an economically backward
एरिया। अगर बैकवर्ड एरिया में आप अपना इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो लाइसेंस मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब इनके साथ साथ बात चल रही थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब ये क्या होती हैं? तो एक कार्वे कमेटी बनाई, उन्होंने ये सोचा कि अब हर एक पर्सन की इतनी एबिलिटी नहीं है कि एक बड़ी सी फैक्ट्री खोल के बैठ जाए, एक सीमेंट की फैक्ट्री, आयरन की फैक्ट्री। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ताकि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी डेवलप हों। छोटी इंडस्ट्री जैसे मान लीजिए छोटे कोई बर्तन बना रही है, या फिर ड्रम्स बनाने वाली कंपनी है, या फिर कोई अगरबत्ती बनाने वाली कंपनी है, ये सब क्या है? ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। इनकी ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि ये एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है, यहाँ पर लेबर ज़्यादा लगता है, ऑटोमेशन का काम कम होता है। तो ये अच्छे खासे मास लेबर को रिक्रूट करते हैं, तो इनकी भी इसलिए इम्पोर्टेंस होती है। तो अब इनको भी पिक्चर में लाना था। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तब तक नहीं चल सकती थी जब तक एक बड़ी इंडस्ट्री को हम लोग थोड़ा कंट्रोल ना करें। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को अगरबत्ती की फैक्ट्री लगानी है, तो अगर मान लीजिए वो एक छोटी सी यूनिट लगाएगा और कहीं बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को ये आइडिया अच्छा लग गया तो वो एक बड़ी सी फैक्ट्री लगाएगा, तो वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के आगे एक छोटी सी इंडस्ट्री क्या चलेगी? आज़ादी से पहले हमारे साथ यही तो दिक्कत थी कि बाहर की कंपनीज होती थी, उनकी इंडस्ट्रीज बड़ी होती थी, तो उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती थी, उनके प्रोडक्ट भी अच्छे बन के आते थे, उनकी बड़ी इंडस्ट्रीज होती थी, हमारे पास छोटी इंडस्ट्री थी। लेकिन उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन बड़ी इंडस्ट्रीज से हमारी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट नहीं किया। बट अब ऐसा नहीं था, अब हमें गरीबों के बारे में सोचना था, हमारी पुअर पॉपुलेशन के बारे में सोचना था। तो हमें अब ऐसे काम करना था कि हम अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ा पाएँ। ठीक है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट्स ऑफ अ यूनिट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दे यूज मोर लेबर देन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड देयरफॉर जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, कांट कम्पीट विद द बिग इंडस्ट्रियल फर्म्स, रिक्वायर्स देम टू बी शील्डेड फ्रॉम द लार्ज फर्म्स। अब ज़रूरत तो थी उनको बड़ी बड़ी कंपनी से बचाने की, तो इसके लिए प्रोडक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वर रिजर्व फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। यानी अब ये फिक्स कर दिया गया था कि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या क्या प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगरबत्ती है, तो अगरबत्ती कोई बड़ी कंपनी टाटा या अंबानी की कंपनी प्रोड्यूस नहीं करेगी, ये एक छोटी कंपनी प्रोड्यूस करेगी। इस तरह से नंबर ऑफ प्रोडक्ट डिफाइन कर दिए थे कि ये छोटे छोटे प्रोडक्ट छोटी कंपनीज ही, छोटी इंडस्ट्री ही प्रोड्यूस करेगी। तो ये थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कहानी। अब हम आगे आते हैं ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब जैसा कि हम लोगों ने पहले कहा कि हमारा टारगेट था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, यानी ऐसी हमारी टारगेट थी कि जितना भी प्रोडक्शन हो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो। अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो और बाहर के प्रोडक्ट को हमें रोकना था। ऐसा तो नहीं है हम ये कह दें कि नहीं हम आपकी कंट्री के प्रोडक्ट लेंगे ही नहीं। उसको रोकने के दूसरे तरीके होते हैं। कैसे तरीके? हम दो चीज़ें यूज़ करते थे, टैरिफ्स एंड कोटास। टैरिफ्स में क्या होता था कि कोई बाहर से आने वाली जो इम्पोर्ट वाला आइटम था उस पर हम टैरिफ यानी एक तरीके का टैक्स होता है, बहुत ज़्यादा लगा देते थे। अब मान लीजिए कोई 100 रुपये का आइटम है जो मार्केट में बिकता है इंडिया की, बाहर से आ रहा था, इम्पोर्ट करा है, बट हमने उस पर हमने 50 रुपीज़ का टैक्स लगा दिया, टैरिफ लगा दिया, तो वो इंडियन मार्केट में 150 का बिकेगा। और उसके मुकाबले अगर हमने 110 का भी बनाया, इवन उन्होंने 100 का बना के बेचा है और हमने 110 का भी बनाया, तो हमारा 110 वाला प्रोडक्ट बिकेगा। क्यों? क्योंकि वो चीपर है। तो यही टैरिफ का काम था कि बाहर आने इंपोर्ट होने वाले गुड्स को महंगा कर दो तो जनता सस्ता ही माल पसंद करेगी। दूसरा था कोटा। कोटा में उन्होंने ये फिक्स कर दिया था कि आप जो अपने गुड्स बेच रहे हैं कितनी लिमिट तक बेच सकते हैं। यानी मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि उन्होंने फिक्स कर दिया कि आप एक महीने में 1000 शू पेयर्स ही भेजेंगे, 100 जूते के जोड़े जो हैं 100 जूते ही भेज पाएंगे आप एक महीने में, इससे ज़्यादा आप भेज ही नहीं सकते इंडिया में। ठीक है, ताकि इंडियन जो अपनी डोमेस्टिक मार्केट है उसको हम बाहर की मार्केट से बचा सकें। टैरिफ्स एंड कोटाज वर द टूल्स यूज फॉर इट। ठीक है, इसके बाद the policy of protection is based on the notion that industries of developing countries are not in a position to compete against the goods produced by more developed economies। अब बाहर की जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, ये हमने कॉलोनियल एरा में भी बात की थी, उनके पास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेते हैं तो सस्ता भी बना लेते हैं, तो इसीलिए वो इंडिया में जब डंप करते थे तो वो माल सस्ता बिकता था। तो ये परेशानी तो अभी भी थी, हमारी इंडस्ट्रीज उतनी डेवलप नहीं हुई थी। तो इसी को बचाने के लिए हम लोगों ने ये सब टैरिफ और कोटा के खेल खेले थे। अब ये जो
ट्रेड पॉलिसीज थी, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। अब जाहिर सी बात है, कोई भी प्लान होगा, कोई भी पॉलिसी होगी, उसके पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे ही होंगे। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस के लिए ही किया गया था, वो हमने डिस्कस कर लिए। नेगेटिव क्या हुआ था, अब नेगेटिव इससे ये हुआ था कि जो प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर इंडिया में बन रहे थे उनको कंपटीशन नहीं मिल रहा था। जब तक कंपटीशन नहीं मिलेगा तो वो पर्सन इम्प्रूव भी नहीं करेगा। अब यहाँ पे कोई जूते बनाता है तो वो तो जब उसको मालूम है कि मैं अगर शूज़ बनाऊंगा वो बिकेंगे ही बिकेंगे, तो वो घटिया क्वालिटी के बनाएगा, आपको 110 रुपये में घटिया बेचेगा, आप खरीदेंगे। और वहीं बाहर का अगर प्रोडक्ट होगा, आप खरीदना चाहते हैं बट उस पर टैरिफ इतना ज़्यादा लगा है कि आप नहीं खरीद पाएंगे। तो एक तरीके की हमारी मार्केट बन रही थी, लेकिन हमारी मार्केट में क्वालिटी नहीं आ पा रही थी। क्वालिटी लाना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप क्वालिटी नहीं लाएंगे तब तक आप एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम एक्सपोर्ट में लैग कर रहे थे। हमारा ज़्यादा फोकस ये हो गया था हम कैसे इम्पोर्ट को रोकें। हमारा ये फोकस नहीं बना था अभी भी कि हम एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए क्वालिटी भी तो होना चाहिए। तो अब उस पर भी फोकस करने की ज़रूरत थी। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं जो 1991 में हमें एलपीजी रिफॉर्म्स करने पड़े। और क्या क्या इफेक्ट था, कुछ फैक्चुअल भी हैं। अब जो हमारा कंट्री में प्रोडक्शन ज़्यादा था तो हमारा जो जीडीपी था, जाहिर सी बात है वो बढ़ेगा। तो 11.8% इन 1950 से 24.6% हो गया 1990 में। 6% एनुअल ग्रोथ रेट इंडस्ट्रियल सेक्टर की मिली, जो कि बहुत काबिल तारीफ थी। द इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकेम वेल डाइवर्सिफाइड बाई 1990, यानी अब जो प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी थी वो बढ़ गई। यानी पहले हमारे पास जो इंडस्ट्री थी जूट की थी, कॉटन की थी, फिर सीमेंट की आई, स्टील की आई। अब क्या था, अब इंडस्ट्रीज और बढ़ गई थी। अब टेलीकॉम इंडस्ट्री भी आ गई थी, एविएशन इंडस्ट्री भी आ गई थी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी बढ़ रही थी। तो एक डाइवर्सिफिकेशन हो गया था, केमिकल इंडस्ट्री आ गई थी। तो इस तरह से और भी इंडस्ट्रीज आ गई। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोशन मिलता गया। ठीक है, अब क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन इनेबल्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज इन द areas of electronics and automobile sectors which otherwise could not have developed। अब अपनी इंडिया की इंडस्ट्रीज डेवलप, जो अपनी देसी इंडस्ट्रीज डेवलप करने से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में हमने एक महारत हासिल कर ली। यानी अपने एक तरीके से सेल्फ रिलायंस हो गए थे, जो कि पॉसिबल नहीं होता अगर हम इंपोर्ट पे इतना रोक ना लगाते। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जो इसके क्रिटिकल भी हैं, जो इसके खिलाफ भी हैं, कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज काम करते हैं, कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज काम तो करता है लेकिन एक क्वालिटी उसमें नहीं मिलती है। क्योंकि आप कभी भी देखेंगे सरकारी ऑफिस में इतना प्रेशर नहीं होता है। तो जब जाहिर सी बात है प्रेशर में काम नहीं करती है एम्प्लॉय, तो उतनी अच्छी क्वालिटी वो उतनी अपनी अच्छी एफिशिएंसी नहीं दे पाते हैं। तो यही एक फैक्टर आके रोल प्ले करता है कि पब्लिक सेक्टर ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। तो अब आगे क्या लिखा है, इट इज़ नाउ वाइडली हेल्ड दैट स्टेट एंटरप्राइजेस कंटिन्यूड टू प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्दो दिस वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अब क्या हो रहा था, अब 1990s आते आते हमारी खुद की भी जो प्राइवेट सेक्टर था वो मजबूत हो रहा था। बट फिर भी जो स्टेट एंटरप्राइज था, जो सरकारी कंपनियां थी, वो भी अभी चलती जा रही थी। और कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जहाँ पे मोनोपोली क्रिएट कर ली थी, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर। वहाँ पे गवर्नमेंट किसी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स को लाइसेंस ही नहीं दे रही थी। तो ये भी आगे चल के इकोनॉमी के लिए घातक बना। State should get out of areas which the private sector can manage, and the government may concentrate its resources on important service which the private sector can't provide। ठीक है, यानी अब इकोनॉमिस्ट का कहना ये था कि जब अब हमारी खुद की इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, तो गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट ये बिजनेस छोड़ के बाहर आना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट का मेन फोकस होना चाहिए रेगुलेट द बिजनेस, नॉट टू सेल्फ रन द बिजनेस। ठीक है, तो अब ये सारा जो काम है इंडस्ट्री रन करने का, गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर को ही दे देना चाहिए।
उनको अपने पास सिर्फ स्पेसिफिक एरियाज ही रखने चाहिए जो कंट्री की सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ठीक है, इस तरह से। Many public sector firms incurred huge losses but continue to function because it is very difficult to almost impossible to close a government undertaking even if it is a drain on the nation's limited resources। यानी कई पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी जिनको बंद हो जाना चाहिए था, क्योंकि अगर एक प्राइवेट कंपनी है लॉस करेगी तो वो बंद हो जाएगी, लेकिन सरकारी कंपनी क्या होती है, वो लॉस करेगी भी फिर भी रन करेगी, क्योंकि वो सरकारी एम्प्लॉयज हो जाएंगे और सरकारी एम्प्लॉयज को तो वो निकाल नहीं सकते, एक बड़ा कंसर्न हो जाएगा। तो वो कुछ पॉलिटिकल मोटिव्स रहते हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट कभी भी सरकारी कंपनी को बंद नहीं कर सकती। अब वो जब लॉस बनाएगी तो एक ज़बरदस्ती उसको ढोने वाली बात हो जाएगी, जहाँ पे सरकार को हर बार उसमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जब अब ज़रूरत आ गई थी कि जितनी भी लॉस मेकिंग कंपनीज है उनको सरकार बेचना शुरू कर दे। तो और एक जो लाइसेंस राज था वो सबसे ज़्यादा परेशान करता था, क्योंकि जो भी आपकी प्राइवेट फर्म्स थी, आपकी जितनी भी प्राइवेट फर्म्स थी, जब वो अप्लाई करती थी तो काफ़ी उनका टाइम तो सिर्फ लाइसेंस लेने में निकल जाता था। और जैसे अभी पहले डिस्कस करा कि जो प्राइवेट प्लेयर्स थे, जो इन्फ्लुएंशियल पीपल थे, जिनकी सरकार में ज़्यादा चलती, तो उनके लिए लाइसेंस लेना ज़्यादा आसान था कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन, ठीक है। तो ड्यू टू रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स द इंडियन कंज्यूमर्स हैड टू परचेज वॉट एवर द इंडियन प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस। यानी वही वाली बात है कि जो भी अब इंडिया में आपको क्वालिटी मिलेगी नहीं, क्योंकि बाहर से तो माल इंपोर्ट हो नहीं रहा, तो एक कंपटीशन की फीलिंग डेवलप नहीं हो रही थी। जब कंपटीशन मिलेगा तभी तो इम्प्रूव करेंगे। तो स्कॉलर्स पॉइंट आउट दैट द पब्लिक सेक्टर इज नॉट मेंट फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स बट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द नेशन। अब कई लोगों ने ये भी कहा कि पब्लिक सेक्टर का काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, जबकि लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करना है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही थी, कोई भी प्राइवेट कंपनी लॉस मेक कर रही थी तो उसको नेशनलाइज कर रही थी, यानी उसको सरकारी कंपनी बनाई दे रही थी ताकि उसके एम्प्लॉयज़ को बचाया जा सके। ये भी एक डिबेटेबल टॉपिक है कि गवर्नमेंट को कितना बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहिए और कितना प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये सब इंडस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट्स थे। अब कंक्लूजन में हम यही कहेंगे, अवर इंडस्ट्रीज बिकेम फार मोर डाइवर्सिफाइड कंपेयर टू द सिचुएशन एट इंडिपेंडेंस। यानी 1990s आते आते हमारी जो इंडस्ट्री है काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाई हो गई थी। फूड प्रोडक्शन में हम बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे। लैंड रिफॉर्म्स, ज़मींदारी सिस्टम का एबॉलिशन, इन सब ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। Many economists became dissatisfied with the performance of many public sector enterprises। यानी 1990s आते आते काफ़ी सरकारी एंटरप्राइजेस थी, पब्लिक एंटरप्राइजेस थी जो कि लॉस करने लगी थी, बट फिर भी कोई पॉलिटिकल मोटिव की वजह से या फिर खुद उसमें कुछ पॉलिटिशियंस रन कर रहे थे कुछ कंपनीज, तो वो नहीं चाहते थे वो बंद हो, तो वो एक तरीके से बर्डन बन रहा था हमारी इकोनॉमी पे, टैक्स पेयर इकोनॉमी पे। So in the name of self-reliance, our producers were protected against foreign competition, and this did not give them the incentive to improve the quality of goods that they produced। तो सेल्फ रिलायंस के नाम पर जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे उनको हम फॉरेन कंपटीशन से बचा रहे थे, लेकिन इससे उनको कंपटीशन नहीं मिल रहा था ताकि वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएँ। और कहीं ना कहीं हमारी इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी रही, यानी हम बस इस पे फोकस करते रहे, हमारी कंट्री में प्रोडक्शन अच्छा हो और हमने बाहर के इंपोर्ट को रोका। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट भी रुका, क्योंकि अगर आप मान लीजिए किसी कंट्री के प्रोडक्ट को इंडिया में नहीं आने दे रहे हैं तो वो भी आपकी कंट्री के प्रोडक्ट को बाहर नहीं जाने देगा। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सपोर्ट रोकने वाली बात थी ये हमको बैकफायर कर गई, ठीक है। अब ये कैसे बैकफायर करी ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो चैप्टर 2 में आपका इतना ही था। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।